फिल्म के शुरू में हम एक लड़की बेकी को देखते हैं जिसे एक घर में लाया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक कपल से हुई जो उसके सौतेले मॉम डैड बनने वाले थे क्योंकि वो बेकी को आज गोद लेने वाले थे। यहाँ बेकी के चेहरे को देखने से लग रहा था कि वो बदली हुई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी और उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे राज छुपा हुआ था। यहाँ वो अपने इस नए घर में डॉग के साथ आती है। वो कहते हैं कि आज से हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश होने लगी, ऐसे जैसे कोई छोटी बच्ची हो और वो मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी मासूम नहीं थी। बेकी को एक कमरा दिया जाता है जहां वो आराम से सो सके। उसकी मॉम जब उसे गुड नाइट बोलकर सोने के लिए जा रही थी तो उन्हें वो मॉम कहकर बुलाती है, जो सुनकर उसकी मॉम को इतना अच्छा लगा कि खुश होते हुए वहां से चली गई। जाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट झट से बदली और वो एकदम सीरियस हो गई, जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर यहाँ से भाग जाती है और फिर ऐसे ही वो बहुत सारे अलग अलग घरों में गोद ली गई। ऐसे भागती गई क्योंकि उसे आदत थी ऐसे उल्टे सीधे काम करने की। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसकी बेकी से दोस्ती हो गई और अब वो उसके घर रहना शुरू कर देती है क्योंकि वो औरत उसे गोद ले चुकी थी। जिसके बाद उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया कि एक दिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने मेरे घर पर हमला करके मेरे मॉम डैड को मार डाला क्योंकि वो लोग एक खुफिया चाबी की तलाश कर रही थी। वो चाबी हमारे घर में छुपी हुई थी जो अब बेकी के पास थी। तो मेरे मॉम डैड को मारने के बाद उन्होंने मुझे भी कैद कर लिया, लेकिन फिर मैंने उनको मार डाला। मैं उनकी कैद से भाग गई और आज भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो जंगल में जाकर जबरदस्त ट्रेनिंग करती है जिससे वो काफी अच्छी तरह लड़ना सीख गई। बूढ़ी औरत से वो प्यार नहीं करती थी। उसे भी समझ नहीं आती कि आखिर उस औरत ने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, जबकि ये मुझे अपने बेटे की तरह नहीं समझती। यहाँ दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसलिए बेकी उससे पूछ लेती है कि आपने मुझे गोद क्यों लिया। के बाद बूढ़ी औरत बताती है कि बात ये है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद लिया ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। ये बस मेरी मजबूरी है। बेकी इस होटल में चली जाती है जहाँ वो वेट्रेस की जॉब कर रही थी क्योंकि उन्हें कमाए हुए पैसों से वो इस औरत और अपने ख्याल रखती थी। वो आज जब अपना काम कर रही थी तो एक आदमी उसे स्वीट हार्ट कहकर बुलाता है। ये सुनकर बेकी को अजीब लगा। वो फौरन आदमी को कहती है, एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो, मेरा नाम बेकी है। ये सुनकर आदमी को भी अपनी बेइज्जती लगी और वो उसे बुरा भला कहने लगा, जिस पर बेकी सोचती है कि मैं प्लेट लेकर इस आदमी का गला काट दूं। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो यहाँ से चले जाते हैं। घर आकर औरत से पूछती है कि आखिर आप इतनी अकेली कैसे रह गई। तो वो बताती है कि मेरे 4 भाई थे जिनमें से 3 की मौत हो गई। जब एक भाई जिंदा है वो मुझे पूछता तक नहीं है। जब मैं 9 साल की थी तो मेरी मॉम की मौत हो गई। फिर जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी रेडियो पर खबर आती है, उनके शहर में टेररिस्ट घुस आए हैं, तो जरा अलर्ट रहें, कुछ भी गड़बड़ लगे बताएं क्योंकि वो टेररिस्ट गिरोह गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके तबाही मचाने आया है। अगले दिन हम गाड़ी में उन 3 लड़कों को देखते हैं। वो तीनों उसी होटल में आके रुकते हैं जहाँ बेकी काम करती थी। वो बेकी के बारे में उल्टी सीधी बातें करके हंसने लगे। यहाँ भी उसे गुस्सा तो आ रहा था। वो खुद पर कंट्रोल रखती है। ऑर्डर देने के बाद जब वो टेबल पर बैठी थी तो बेकी उनकी बातें सुनने लगती है, जो डेरेल नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे जिसने किसी खास मकसद के लिए इन तीनों को यहाँ बुलाया है। अब इनमें से एक आदमी बहुत बदतमीजी से कहता है, कितनी देर हो गई है, जल्दी से ले आओ कॉफी। फिर बेकी कॉफी जानबूझकर उस पर गिरा देती है, जिस बात से वो भड़क गया और बेकी फौरन, सॉरी सर, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया मैंने। उसके मुंह पर हम एक अजीब सी मुस्कुराहट नोटिस करते हैं। वो जानते थे कि बेकी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, इसलिए वो उसकी छुट्टी का इंतजार करने लगे ताकि उसे सबक सिखा सकें। बाद में बेकी अपनी साइकिल लेकर घर जाने लगती है।
तो वो उसका पीछा करते हैं। बेकी सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक घर में कांच टूटने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो नीचे चेक करने आई पर वहाँ तो कोई भी नहीं था, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से वो बुरा आदमी आकर उसे दबोच लेता है, जोर से उसका मुंह पकड़ लेता है। अपने बचाव में बह गई, पीछे की तरफ अपना सर मारती है। फिर दूसरा लड़का उस पर गन पॉइंट करता है कि शांत खड़ी रहो, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। ये देखकर बिकी का डॉग उस पर हमला करने के लिए आ गया, लेकिन वो उसे बेसबॉल बैट से मार मार कर बेहोश कर देते हैं। वो बिकी से कहता है कि आज अपना बदला लेकर ही जाऊंगा। तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत गन लेकर आती है और कहती है कि अपनी गन नीचे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। इनमें सबसे बुरा आदमी गन उठाकर बूढ़ी औरत को शूट करके मार डालता है। ये देखकर बिकी हमला करने के लिए फौरन उठी, लेकिन वो बुरा आदमी उसे थप्पड़ मारकर साइड में धक्का देता है। बिकी एक जगह पर टकराई और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी। यहाँ बिकी को अपने डैड का ख्याल आया कि वो भी मेरा ऐसे ख्याल रखते थे, लेकिन फिर इन टेररिस्ट ने डैड को मार दिया। तभी बिकी को अपने डॉग का ख्याल आया, इसलिए वो बाहर आकर डॉग को आवाज लगाने लगी, पर उसे पता चला कि वो लोग तो उसे अपने साथ ले गए हैं। फिर बिकी उन लोगों से बदला लेने का सोचती है। इधर वो तीनों डैरेन के घर पहुँचे, जिसने उन्हें एक काम के लिए बुलाया था। अब इन तीनों लड़कों में एक लड़का अच्छा था, जो इस तरह के कामों से दूर ही था, बस उनका दोस्त होने की वजह से उनके साथ रहता था। वो उनसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, छोटी सी बात पर उस औरत की जान ले ली और अब भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर वो बुरा आदमी उसे गले से पकड़कर कहने लगा कि सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि हम तीनों ने मिलकर मारा है, और अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना। मैं मरूंगा तो तुम दोनों भी साथ ही मरोगे। फिर बिक्की औरत की लाश को अपने घर के पिछले हिस्से में ही दफना देती है। उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद वो कसम खाती है कि मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। फिर वो कुछ प्लान तैयार करती है उन बुरे लोगों को उसमें फंसाने के लिए, ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। वो यहाँ डैरिल के बारे में सर्च करती है, वो कहाँ रहता है, क्योंकि वो तीनों डैरिल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ उसे पता चला कि शहर में डैरिल नाम के बस 2 ही लोग रहते हैं। जिसके बाद वो एक बूढ़ी औरत मिली। बेगी पूछती है कि आपसे 3 लोग मिलने आए हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं, 3 लोग तो क्या, मुझसे तो कभी एक इंसान मिलने तक नहीं आया। ये सुनकर बेगी समझ जाती है तो फिर जरूर वो दूसरा डैरिल होगा। फिर हम डैरिन को देखते हैं। वो उसके लोग क्योंकि टेररिस्ट हैं तो वो काफी खतरनाक थे। यहाँ डैरिल के साथ वो तीनों भी बैठे थे। डैरिल उनसे कहता है कि पहले खाना खाएंगे फिर बाद में बात करेंगे, जिस पर वो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। डैरिल उन्हें खाना देता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि जो शरीफ लड़का था वो काफी परेशान लग रहा था, वो खाना भी नहीं खा रहा था। अब डैरिन उससे पूछता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी, तो वो कहता है बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। यहाँ वो सारे लोग डैरिल को सर कह के बुलाते हैं। इस पे वो जवाब देता है कि मैं कोई सरवर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और कैसा शरीफ ये तुम लोग जानते ही हो। उसकी इस बात से यहाँ साबित हो गया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है जो यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके कुछ बड़ा करने आए हैं, और डैरियल इन सब का लीडर है। अब यहाँ डैरियल बिक्की के डॉग को देखता है और इस बारे में पूछता है, तो वो बुरा आदमी बताता है कि ये डॉग एक लड़की का है, जिससे बदला लेने के लिए हम उसके डॉग को यहाँ ले आए हैं। अब लड़की उनके घर के पास आ गई थी। वो भी पिछले रास्ते से जाकर एक कमरे के पास आ गई। उसकी खिड़की खोलकर वो अंदर दाखिल हो जाती है। टेबल पर पड़ी वो बहुत सारी फाइल्स को देखती है, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर धमाके करने आए हैं। तो वो उन फाइल्स की तस्वीरें बनाकर और भी छानबीन करने लगती है। लेकिन जैसे ही डैरियल अपने कमरे में जाने लगता है तो बिक्की उनके आने की आवाज सुनकर बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन इसके जाने के बाद वो खुद लैपटॉप पर बैठकर पेन ड्राइव के अंदर की इंफॉर्मेशन देख लेती है।
और उसे उनके प्लान के बारे में अच्छे से पता चल जाता है, जिसके बाद वो पिन ड्राइव को भी चुरा कर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ से वो सीधा उनके शेड में गई। यहाँ उसे बहुत सारे हथियार और अलग अलग किस्म के औजार मिलते हैं, जिन सबको वो अपने पास रख लेती है। ये सब लेने के बाद बिकी वहाँ से निकल गई। बाहर आने के बाद वो उनके दरवाजे की बेल बजाती है। डैरिल जब चेक करने बाहर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो अंदर आने लगा तो उसे अपने पैर के पास फोन पड़ा हुआ मिला। उसने जैसे ही फोन हाथ में लिया, उस पर बिकी की कॉल आ जाती है। तो डैरिल उससे पूछता है कि आखिर अब तुम क्या चाहती हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा पिन ड्राइव मेरे पास है, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो चुपचाप मेरे डॉग को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर डैरिल काफी परेशान हो गया। बुरा आदमी जैसे ही बाहर आता है तो बिकी टेप के जरिए ही उसके मुंह में बॉम्ब चिपका देती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डैरिल बचे हुए दोनों लोगों पर गन तान कर पूछता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया। वो लड़की बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गई, जिस पर वो शरीफ लड़का सारी बात सच बता देता है कि मेरे इन दो साथियों ने उन बूढ़ी औरत को मार दिया जो शायद बिकी की दादी थी, इसीलिए वो यहाँ आई है। ये सुनकर डैरिल का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए उसके पास जाकर उसका सर मरोड़ देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब बिगी दोबारा डैरियल को कॉल करके कहने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, पिन ड्राइव चाहिए तो मेरा डॉग वापस दे दो। ये सुनकर वो बाहर जाकर जोर जोर से कहने लगा, बिगी तुम जहाँ कहीं भी हो सुन लो मेरी बात, तुम्हारी मौत पक्की है। अब दूर बैठी बिगी उसे देख रही थी। उसने हाथ में तीर पकड़ा हुआ था, जिससे वो सीधा उस आदमी पर वार कर देती है। जो तीर इस आदमी के मुंह पे आर पार हो जाता है। उसकी मौत तो नहीं होती, पर ऐसा होने से उसे काफी तकलीफ होती है। जिसके बाद बिकी डैरियल के तीसरे आदमी पर हमला करती है और उसकी भी बहुत भयानक मौत हो जाती है। इसे मारकर वो खुश हो ही रही थी कि तभी सामने से एक इंजेक्शन आकर लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने डैरियल बैठा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम बता दो कि पिन ड्राइव कहाँ है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉग को छोड़ दूंगा। उस वक्त बिगी कहती है कि नहीं बताऊंगी। इतने में वहाँ वो एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसके घर में बिगी सबसे पहले गई थी। यहाँ वो और बूढ़ी औरत को बताती है कि असल में ये डैरियल मेरा बेटा है, इसीलिए मैंने उसका नाम अपने नाम पर रखा। हम दोनों माँ बेटे का एक ही नाम है। जिसके बाद उसकी माँ गन निकालकर उसे मारने की धमकी देती है और कहती है चुपचाप पिन ड्राइव को हमारे हवाले कर दो। बिकी उन्हें पिन ड्राइव देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि बिकी के इतनी जल्दी मान जाने के पीछे भी कोई राज छुपा है। फिर हमें पता चलता है कि इस दौरान बिकी ने खुद को रस्सी से आजाद कर लिया। इस बात का पता चलते ही डैरिन इसके पास आने लगा तो बिकी जल्दी से स्प्रे उठाकर उसकी आंखों में कर देती है। डैरिल को जलन होने लगी तो वो जल्दी से वॉशरूम में आकर अपनी आंखें धोने लगता है। डैरिल की मॉम बाहर बिकी पर गन तान कर उसे जान से मारने की धमकी देती है, पर उससे पहले बिकी चाकू उसकी तरफ फेंक के मारती है, जो सीधा उसके माथे पर लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद बिकी जल्दी से यहाँ भाग गई। अब जब डैरियल बाहर आया तो अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगा, तो वो जल्दी से उसके पीछे भागने लगता है और बार बार गन से उसे शूट कर रहा था, लेकिन भागते भागते वो बेकाबू हो गया और फौरन नीचे गिर जाता है। पर नीचे भी उसका सर एक ट्रैप में फंस गया। अब यहाँ वो पूरी तरह ट्रैप्स में फंसा हुआ था, जरा भी नहीं हिल सकता था और काफी जख्मी हो गया। मरने ही वाला था कि बिकी से कहता है कि तुम मेरे जैसे इतने बड़े टेररिस्ट को भी नहीं छोड़ सकी, मान गया तुम्हें। ये कहकर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बिकी उसके घर के अंदर जाती है और अपने डॉग को छुड़वा लेती है, लेकिन बाद में पुलिस को उस सारे हादसे की जब खबर हुई तो बिकी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उसे एक ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जो उससे सवाल करते हैं कि तुम अभी 16 साल की हो, लेकिन फिर भी तुमने इतने बड़े ग्रुप को मार दिया, तुमने अकेले ये सब कुछ कैसे किया। इस पर बिकी बोली कि मैं इस सब की ट्रेनिंग किया करती थी, वो भी बहुत सख्त किस्म की। जिसके बाद बिकी की बहुत ज्यादा तारीफ होती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।